बेयर मार्केट में ये मत सोचिए कि और कितना गिरेगा, जैसे कि बुल मार्केट में कहते हैं ना और कितना रैली कर सकता है, जब तक रैली कर रहा है करने दीजिए। बेयर मार्केट में जब तक गिर रहा है गिरने दीजिए उसको। ना ही ये सोचें बेयर मार्केट में कि मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट पिछले 4 महीने से ओवरसोल्ड है, चाहे आप पुट कॉल रेशो देखें, चाहे आप एफआई के स्टैट्स देखें। लगातार हम बात कर रहे हैं कि 10% लॉन्ग है, 15% लॉन्ग है, ऑल टाइम हाई शॉर्ट पोजीशन है, उसके बाद भी मार्केट गिर ही रहा है ना। तो ये तो ट्रेडिंग अप्रोच हो गई। देखिए, इन्वेस्टिंग अप्रोच अगर आप इस मार्केट में रखते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये मार्केट में मेक और ब्रेक फेज है। इस मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है और इस मार्केट में आपके पास वार्निंग भी है। वार्निंग इसलिए क्योंकि मुझे जो चीज़ खराब लग रही है ना, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब इस लेवल पे अपने कोई भी स्टॉक्स ना बेचें, वो गलत है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनको आपको इस लेवल पे भी बेचना पड़ेगा। हमने लगातार बात की थी, पिछले हफ्ते ही बात की थी, काफ़ी स्टॉक्स में आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और जैसे काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अपने हाइस पर नहीं आएंगे, काफ़ी आईपीओज हैं जो अपने प्राइस पर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बेच के जीरो हो जाएं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में 10 से 30% का डेंट इस समय देख रहे होंगे, अच्छे से अच्छे। कुछ इन्वेस्टर के तो 40-50% भी डेंट होगा टॉप से। और ये स्टॉक मार्केट का काम है, इस तरीके की बीच बीच में करेक्शन आना, किसी भी मार्केट में इस तरह की करेक्शन आना। लेकिन 2-3 चीज़ें, एक तो आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि कुछ स्टॉक्स को आपको बेचना होगा, कुछ स्टॉक्स को आपको एवरेज करना होगा। एवरेज उन स्टॉक्स को करें जहां पर नंबर स्ट्रांग हो, जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ हो। फॉर एग्जांपल, जो स्टॉक्स जून हाइस के आसपास हों, रिलेटिव स्ट्रेंथ पे जो मजबूत दिख रहे हो, वहां पर आप चाहें तो भले ही एवरेजिंग कर लें। ये वाली मार्केट नहीं है जिसमें आप सब कुछ बेच के जीरो कर दें, क्योंकि मार्केट उसी की वेट कर रहा है। लेकिन ये वो मार्केट भी नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ इसलिए खरीद लें क्योंकि स्टॉक 40% नीचे है। जी हाँ, तो ये मोटे तौर पे मार्केट की अप्रोच, चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो, वहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे आपको पेन लेना है और किसको आपको एवरेज आउट करना है। एक काम करते हैं, अब निफ्टी बैंक पे आऊँ उससे पहले एक चीज़ और जोड़ लेता हूँ। जो चीज़ इस तेज़ी को स्पॉन्सर कर रही है, हालांकि ये याद रखिएगा, गिफ्ट निफ्टी जो सुबह था एक समय 90 पॉइंट, अब हार्डली 70 पॉइंट रह गया। आखिरकार यूएस से संकेत कैसे हैं? और मेरे ख्याल से जब आप यूएस की बात करते हैं, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 सबको आपने देखा फ्यूचर्स नीचे हैं। हॉर्मोज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, हॉर्मोज से बात करते हैं। और हॉर्मोज, मेरे ख्याल से यूएस और रेस्ट ऑफ एशिया को अगर आप देखें तो वो तो याद आता ही आता है, और याद आती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या धूम धड़ाकेदार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सब कुछ हुआ जो कि आज तक विश्व ने कभी नहीं देखा था। हॉर्मोज, गुड मॉर्निंग। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल सही कहा आपने, दुनिया ने अब तक इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखी थी। बिल्कुल यूएस वर्जन ऑफ बिग बॉस जिसे आप कह सकते हैं, उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। दोनों एक दूसरे पर तंज कस रहे थे, एक तरफ थे ट्रंप और जेडी वांस, दूसरे तरफ थे जेलेंस्की। और जेलेंस्की गए तो थे एक मिनरल डील साइन करने, वो तो हुई नहीं, मगर उस तरह से और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक कह दिया है कि अब उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो शांति के पक्ष में ना हो। और जेलेंस्की ने भी कहा है कि अगर मुझे दोबारा व्हाइट हाउस में न्योता दिया जाए तो मैं वापस ज़रूर जाऊंगा। शांति की ज़रूरत सबको है, जंग ख़त्म होनी चाहिए। और ये जो है, अमेरिका ने जेलेंस्की से ये कहा है कि आप थोड़े से हमारे शुक्रगुजार रहिए कि हमने आपको समर्थन दिया है, आपको एड दी है, आप बिल्कुल नाशुक्र है और इस कारण से हम जो है आपको अब समर्थन नहीं देना चाहते। ये अमेरिका का कहना था यूक्रेन की तरफ। मगर यूरोप के सारे लीडर्स जो है वो जेलेंस्की के पीछे है, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ ही रहेंगे। मगर तो इस तरह से एक गल्फ बनता जा रहा है दोनों, एक यूरोपियन यूनियन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, क्योंकि अब जो है टैरिफ वहां पर भी लगने हैं, कितने कब लगेंगे क्या लगेंगे उस पर तो कोई क्लैरिटी नहीं है। मगर वो नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी कि अब क्या कदम उठाएंगे डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को लेकर और उनके टैरिफ्स को लेकर। इस वजह से ज़्यादातर शुक्रवार के सेशन में वॉल स्ट्रीट पर दबाव था। एक तरफ इंडेक्सेस नेगेटिव भी हो गए थे इंट्राडे, मगर फिर बढ़त के साथ बंद हुए, तो उसको हम ज़्यादा रीड थ्रू ना करें क्योंकि इंडेक्स रीबैलेंसिंग हुई, वहाँ भी कुछ बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स भी थे। उस वजह से जो है सेशन ख़त्म होते होते जो है हमने वो बढ़त देखी और लगभग सारा ही जो है गुरुवार का लॉस जो है शुक्रवार को रिकवर कर गए सारे इंडेक्सेस। मगर महीने दर महीने अगर देखें तो सारे नेगेटिव में बंद हुए हैं। बड़ा ट्रिगर अब ये निकल कर आना है चीन से, क्योंकि नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है 5 तारीख से 5 मार्च को। वहाँ पर जीडीपी के जो है ग्रोथ टारगेट सेट किए जाएंगे। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि 5% इस साल के लिए भी लक्ष्य रखा जाएगा, मगर महंगाई का लक्ष्य जो है वो 3% से घटाकर 2% किया जा सकता है और वो 2 दशक में पहली बार ऐसा होने का अनुमान है।
और बजट डेफिसिट जो है वो जीडीपी के मुकाबले 3% से बढ़ाकर 4% की जाएगी, जिसकी चर्चा तो पहले भी पिछले साल भी काफ़ी हो चुकी है। मगर इकोनॉमिस्ट ने ये भी चेताया है कि जितने भी मेजर्स चीन अनाउंस करे वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को जो है काउंटर करने के लिए काफ़ी ना हो, क्योंकि अतिरिक्त टैरिफ जो है वो कल लगने हैं। और कल एक और खास बात ये भी ध्यान में रखने वाली है कि मेक्सिको ने ये प्रस्ताव रखा है कि आप हम पर टैरिफ नहीं लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि हम आपने जो चीन पर टैरिफ लगाए हैं उसे मैच करने के लिए हम तैयार है, और अगर ऐसा हो तो आप हम पर टैरिफ ना लगाएं। और यूएस ने कनाडा से भी ये अपील की है कि आप भी इस प्रस्ताव में जुड़ जाइए, तो शायद इस टैरिफ को है उस पर थोड़ा सा शायद जो है कंसेशन मिल सके मेक्सिको और कनाडा को। कल का वो दिन है, कल एक 24 घंटे की विंडो है, देखते हैं 24 घंटे में क्या होगा। और एक बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते वो है नॉन फार्म पेरोल्स का, यूएस से जो निकल कर आना है, और उससे फेड आगे चल के क्या करेगा उस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। तो ये तो रहा हैंडओवर, ज़्यादा बाजार को रीड थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह की स्क्रीन है, मगर ट्रम्प, टैरिफ्स और कल की तारीख को नज़र बनाए रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। टीटी यानी ट्रम्प टैरिफ। अच्छा अनुज, जब मैं शनिवार को सुबह उठ के पहली बार ये कॉन्फ्रेंस देखा था ना, एक बार के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ये सारा का सारा क्रम शुरू हुआ जेलेंस्की साहब के सूट से कि जनाब आप एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप व्हाइट हाउस में आप सूट क्यों नहीं पहन रहे। लेकिन जाते जाते अनुज हुआ क्या, इसका इम्पैक्ट अब कितने धड़े बन गए इस वर्ल्ड मार्केट के। नहीं बिल्कुल यूरोप, बिल्कुल 100%। चाइना, रशिया, काफी मीम्स, हाँ काफी मीम्स बन रहे थे इसमें। और किसी ने ये भी लिखा कि मैन विदाउट सूट, और किसी ने वो उनके लिए लेकिन बगल में लिखा कि मैन विदाउट सूट इज बेटर देन सूट विदाउट मैन। देखिए वीरू, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये जो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस ने जो जिस तरीके से बात की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ, ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। दिस इज़ वॉट अमेरिका इज़। वो बाइडेन के टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिली होगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस बार पब्लिकली किया गया। यूएस हमेशा एक बुली रहा है, लेकिन उसने कभी इस तरीके से दिखाया नहीं कि हम बुली हैं। उसने उस दिन दिखा दिया कि हम बुली हैं, है ना। मतलब देखिए, कोई इंसान है जिसके यहाँ पर लड़ाई चल रही है और आप उसे कह रहे हैं कि यू आर नॉट थैंकफुल वो बेचारा बच रहा है। और खैर, लेकिन जो भी है, ये पॉलिटिक्स है वीरू, ये सब कूटनीति होती है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्लियरली दिखा दिया कि माई वे और हाई वे, अगर डील करनी है तो मेरे तरीके से होगी, अगर मेरे तरीके की डील पसंद नहीं है तो फिर आप कहीं और जाइए फिर। और ये तक बात हुई थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको बोल दिया गया कि आप जाइए यहाँ से, अब हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। तो जो भी है, खैर बाकी आई एम श्योर उन्होंने भी कुछ देखा होगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो भी यूएस के, ऐसे तो है नहीं, कुछ देख के उन्होंने किया होगा। लेकिन जो भी था, इस पर एक फिल्म बनेगी, OTT बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। आई थिंक अगले 6 महीने 1 साल में होड़ लगेगी कि पहले कौन फिल्म बनाएगा इसके ऊपर, या पहले कौन OTT बनाएगा इसके ऊपर। हाँ, वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे गूचे से हम निकले। और इतनी अगर आप देखें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सुनी हो गई कि उसके बाद उनको बिना किसी प्रकार का भोज करके कराए हुए बाहर भेज दिया गया कि नहीं आप जाइए, आप जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा अनुज, आप आते हैं एक बार फिर से कमिंग बैक टू इंडिया। मेरे ख्याल से एक चीज़ और जिसने शायद परेशान किया अदर देन स्टेट्स, एक तो वो यूएस था, और दूसरी बात ये जो सेबी की पूरी चेयरपर्सन माधवी जी के खिलाफ ही केस दर्ज हुआ है, इसको कैसे रीड करेगा बाजार? थोड़ा सा इस पर भी एक कमेंट। वीरू देखिए, वो मैं बताऊं ना आपको, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एक लोअर कोर्ट की तरफ से एक ओवर एक्साइटमेंट वाला मामला हो गया है शायद, क्योंकि सेबी और बीएसई दोनों ने कहा है कि इस कोर्ट की को चुनौती देंगे वो। और ये मामला पहली बात तो बहुत पुराना है, 1990s का मामला है, ठीक है ना। उसमें सेबी चीफ को, होल टाइम डायरेक्टर्स को, सबको पार्टी बनाना, मतलब मुझे तो हास्यास्पद लग रहा था वैसे। और एक और चीज़, एक जो नेचुरल जस्टिस होता है शायद, वो भी जो सेबी कह रही है कि वो भी नहीं रखने को दिया गया, क्योंकि उनको उनका पक्ष रखने ही नहीं दिया गया सेबी को। तो इस वजह से, प्लस सेबी ये भी कह रही है कि जो शिकायत करता है ये एक सीरियल लिटिगेटर है, जिनका शायद काम ही है कि इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि, वैसे भी वो जो कंपनी थी 1994 वाली कैल्स रिफाइनरी, अब तो वो डीलिस्ट भी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हाँ, हेडलाइन जरूर ग्रैब की इसने। कल पूरे शाम हम इसी से जूझ रहे थे कि ये कहाँ से आ गया, यही पता करने की कोशिश कर रही थी आया कहाँ से एकदम से।
चलिए, तो इसका अगर आप देखिए बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुल मिला के टेक यहाँ से ये है। चलिए बात है मार्केट के सेटअप पे और निफ्टी बैंक के आउटलुक पर। अनुज, सेटअप और निफ्टी बैंक का, निफ्टी का पहले आउटलुक आज के लिए।